Hello. So, in this video, we will again continue Indian Economic Development book, which is 11th class Economics NCERT book, and chapter 6 जो है उसका हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आज. इसका टाइटल है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो वेरियस इशूज हैं लाइक ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज वी विल कवर इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो. ठीक है. सो और वीडियोस जो है बाकी, जैसे ये आपका 6 चैप्टर है तो 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं इस बुक के, और 9th एंड 10th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी भी कवर्ड हो चुका है. तो आप चाहें तो उसको जाकर के पहले देख सकते हो. चलो बहरहाल शुरू करते हैं इसको. इंट्रो देखते हैं इस चैप्टर का, क्या कहना चाह रहा है, क्या एजेंडा सेट करता है पहले बता दे. ये मतलब कि मेन मुद्दे पे आने से पहले ये चैप्टर. तो सबसे पहले जिस चीज़ की बात की गई है इसमें वो है कि वर्क हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए. सो वर्क इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. किसी भी ह्यूमन का, किसी भी इंडिविजुअल की ज़िंदगी में, जीवन में, लाइफ में ये जो काम है वो एक फंडामेंटल जो चीज़ है, वो फंडामेंटल रोल जो है वो प्ले करता है. इट प्रोवाइड इंडिविजुअल विथ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड एबिलिटी टू रिलेट मीनिंगफुली विद अदर. यानी कि आपके काम से ही आपका जो सेल्फ वर्थ है, जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, आप कितने मतलब कि यूजफुल हो, ये आपको भी लगता है और सोसाइटी को भी लगता है. किस चीज़ से कि आप क्या काम करते हो. इफ समवन इज इंजीनियर अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज, उसकी सेल्फ वर्थ भी अच्छी खासी होगी और इवन की सोशल वर्थ भी काफ़ी ज़्यादा होगी. सोसाइटी भी उसको अच्छे से परसीव करेगी कि दिस पर्सन इज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ. और कोई सपोज करो कैजुअल लेबर है, वो उसको सोचो कि उसका सेल्फ वर्थ भी थोड़ा सा लो होगा, और क्योंकि वो उसकी अर्निंग काफ़ी कम होगी, तो आपका मतलब, और सोसाइटी भी उसको उस नज़र से देखेगी कि ये तो चलो ऐसे ही है. तो कहने का मतलब कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका जो काम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस चीज़ में, चाहे वो सोसाइटी की नज़र में हो, आपके सेल्फ वर्थ की बात हो, हर चीज़ के बारे में ये बात करता है. और इसी के कारण जो है कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप को रिलेट कर पाता है दूसरों के साथ मीनिंगफुली. सिंपल आप समझ गए हो कि वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. काम जो है इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, कुछ काम करना है इंसान को और उसी से जो है वो जाना जाता है, उसी से उसकी चीज़ आती है. आप स्टूडेंट हो तो आप कितने बेटर स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, इस चीज़ से आपको जाना जाएगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाइवर्स नेचर ऑफ वर्क जो है वो अवेलेबल है इकोनॉमी में. जैसे पीपल इंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़ अक्रॉस फार्म्स, फैक्ट्रीज, बैंक्स, शॉप्स. ये सारे जो है वो जगहों पे आप मतलब कि काम अवेलेबल है तो लोग यहाँ काम करते हैं. एग्रीकल्चर में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में आप देखेंगे वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हैं. बैंक्स में प्रोफेशनल्स हैं, आपके शॉप्स पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो काम करते हैं. तो बहुत सारे वर्क्स अवेलेबल हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं. मेनी पीपल नाउ वर्किंग फ्रॉम होम. अब ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है. पहले क्या था कि आपको काम करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ वर्क, इंटरनेट के कारण और बहुत सारी चीज़ें जो आ गई है, नॉट सोशल मीडिया बट हाँ सोशल मीडिया भी बोल सकते हो, अ काइंड ऑफ. ठीक है. आप ये अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, मतलब देख रहे हो, एंड आई एम टीचिंग यू, देन दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. उसके अलावा जो ये सारी एप्लीकेशंस वगैरह आ गई है, जोमेटो, स्विगी, जोमेटो के लिए तो हालांकि आपको बाहर निकलना पड़ जाएगा, बट जो आपका फ्रीलांस वगैरह जैसी चीज़ आई है कि आप वर्क पे जाओ, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो और घर से अपना फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो. कुछ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो घर बैठे. ठीक है, क्लाइंट को. तो मतलब कहने का सिंपल सा ये है कि अब जो है वो वर्क इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है. लोग अब घर से काम करने लगे हैं और ये जो ट्रेंड है वर्क फ्रॉम होम वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है. कब? स्पेशली आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक जो आपका 2020-21 में हुआ था. आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एवरी पर्सन हु आर वर्किंग कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम, मीनिंग दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कंट्रीज डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी. कोई भी आदमी जिसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिल रहा है उसके काम के बदले, वो कहीं ना कहीं किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है किसको? ये नेशनल इनकम को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट को और नेशनल इनकम को जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करता है.
सोशल इंसाइट में क्या है कि जैसे हम वर्क फोर्स को स्टडी करते हैं तो कुछ हमें सोशल इंसाइट भी मिलते हैं कि किसी डिफरेंट सेक्टर में कितने लोग जो है वो आपके अवेलेबल हैं, वो क्या नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ में जो कुछ इशूज हैं जैसे चाइल्ड लेबर का इशूज है, जब हम वर्कफोर्स को स्टडी करेंगे तभी तो पता चलेगा कि चाइल्ड लेबर कितना प्रिवलेंट है, एक्सप्लॉयटेशन अगर कोई हो पा रहा है मार्जिनल सेक्शन का, कुछ जैसे SC/STs का हो जाए, विमेन का हो जाए, बाकी लोगों का। तो ये कुछ इंसाइट भी है जो जब हम वर्कफोर्स के बारे में समझते हैं, उसके डेटा को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और उसके बाद इफ़ गवर्नमेंट वांट तो इसके लिए पॉलिसी बना सकती है, कुछ चेंजेज ला सकती है। मिस्टर गांधी जो थे, महात्मा गांधी, उनके कुछ पर्सपेक्टिव थे वर्क के बारे में कि गांधी इंसिस्टेड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू क्राफ्ट एंड वर्क। उनका मानना था कि लोगों को जो है वो क्राफ्ट और वर्क के जरिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के जरिए जो है उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। बट ही वॉज अगेंस्ट ऑफ लेबर सेविंग मशीनरीज, मशीनों के खिलाफ थे जिससे जो है वो बेरोजगारी पैदा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। यानी कि बहुत सारे लोगों का काम अगर एक मशीन कर पा रही है तो महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट दिस आइडिया। ठीक है, बहुत हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वो खिलाफ थे। ज़्यादातर वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, खास करके गांव के लेवल पे, छोटे लेवल पे, जिसमें ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो पाए, उसकी बात वो करते थे। तो ये जो है वो महात्मा गांधी ओवरऑल इंडिया इनका जो आइडिया था वर्क को लेकर के वो ये था। क्योंकि ये जो खिलाफ खास करके ये थे क्योंकि इसके कारण से बहुत बड़े लेवल पे जो है वो आपका जो पीपल है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोजगारी जो पैदा होती है। कर चुके डिस्कस हम लोग। अब देखते हैं हम लोग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफाइन करते हैं वर्कर को, क्या होता है वर्कर। सो वर्कर इज एनीवन हु इज एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट्स to gross national product GNP or national income, you can say. This includes self-employment, those helping main workers and those temporarily absent due to illness and festival. यहाँ पे डिफिनेशन के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी पर्सन जो एंगेज है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में हो जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग की सारी चीज़ें, सेकेंडरी एक्टिविटी में हो, फैक्ट्रीज वगैरह में हो जाकर के हो, सर्विस सेक्टर में हो, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों में हो, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है और उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है, बदले में उसको सैलरी वगैरह मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है नेशनल इनकम में। हमने डिस्कस किया, ठीक है, इंडिया के GDP में वो काउंट होगा, GNP काउंट होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। GDP GNP क्या होता है, बट GNP अभी आप समझ लो यहाँ पे। तो ये आपका वर्कर कहा जाएगा वो आदमी। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आता है, अपना खुद का कोई काम कर रहा हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आपका बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर। कोई फार्मर है आपका तो आपका एग्रीकल्चर में सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई किसी का खुद का शॉप है, कोई किराना शॉप आप जो देखते हो अपने आसपास, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टाइप है। तो खुद का अपना कोई शॉप कर रहा हो, अपने एग्रीकल्चर कर रहा हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। दोज हेल्पिंग मेन वर्कर, कोई यहाँ पे जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है या फिर कोई मेन वर्कर है, उसके लिए कुछ हेल्पर्स लगते हैं, वो भी जो है वो वर्कफोर्स में आपका मतलब कि ये वर्कर्स कहा जाएगा। कुछ लोग जो टेम्पोररली अब्सेंट हैं, वो पहले काम कर रहे थे, अभी कुछ इलनेस के कारण, डिजीज के कारण या फिर फेस्टिवल वगैरह के कारण छुट्टी पे है, वो वापस आएंगे। दोज पीपल ऑल्सो काउंट एज वर्कर। स्टैटिस्टिक्स आप देख लो 2022-23 का है कि इंडिया हैज वर्कफोर्स ऑफ टेम्पोररली लगभग नॉट टेम्पोररली, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियंस पीपल जो है, लगभग 54 करोड़ पीपल जो है वर्कफोर्स में इंडिया के हैं। ये डेटा अगेन एनसीईआरटी का डेटा है, पुराना डेटा है, तो आपको इस पर रिलाई नहीं करना। एक सेंस के लिए आप समझ लो कि अच्छा मोर देन 50 करोड़ ऑफ पीपल जो है वो आपके वर्कफोर्स में है, यानी वर्कर्स हैं, एज ए वर्कर्स इकोनॉमी में है। डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो लगभग जो 2/3 वर्कफोर्स पॉपुलेशन है आपकी, वो कहाँ आपका रह रही है, वो रूरल एरियाज में रह रही है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो रूरल पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन है आपके वर्कफोर्स में। 2/3 का मतलब मोर देन 60%, आपको लगभग 66% के आसपास ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेमोग्राफिक कंट्रीब्यूशन। अब जेंडर गैप की बात कर लेते हैं कि मेन एंड वुमेन के बीच में क्या डिफरेंस है आपका वर्कफोर्स के लेवल पे। तो मेजॉरिटी ऑफ जो वर्कफोर्स है, लगभग 77% जो वर्कफोर्स का टोटल है, मान लो कि 100% अगर वर्कफोर्स में है, तो इसमें 77 जो पर्सन है वर्कफोर्स में, वो कौन है, वो मेन है, मेल पीपल हैं। जबकि जो वुमेन है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट करती है वर्कफोर्स आपका पॉपुलेशन में 1/4 कहाँ, रूरल एरियाज में, और 1/5 आपका अर्बन एरियाज में। यानी कि 25% जो वर्कफोर्स है कहाँ,
रूरल में 1/4 की बात हो रही है ना, 1/4 का मतलब 25% हो जाएगा आपका, ये आप निकालोगे तो इस तरह से। तो 1/4 यानी कि 25% वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरियाज में वो वुमन का है। अर्बन एरिया में सिर्फ 20% जो वर्कफोर्स है वो वुमन का है। तो अर्बन एरियाज में ये जो जेंडर गैप है वर्कफोर्स में ये ज़्यादा है, ये डिवीज़न, और रूरल एरियाज में ये भी ज़्यादा है, बट कंपेरिजन टू आपका अर्बन एरिया थोड़ा कम है, 5% के आसपास। ठीक है, एब्सोल्यूट डेटा आपका ये नहीं है, चेंज होगा आपका समय के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा मैं बार बार बोलता हूँ कि इस पर आपको रटना नहीं है इसको। अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन्स वर्क कैसे होता है, इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है वुमन के काम को। मेनी वुमेन इंगेज इन essential household chores like cooking, fetching waters and farm labor without cash wages। वुमेन्स के साथ अक्सर ये चीज़ होता है कि उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके काम को जो है वो नेशनल इनकम में भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, सोसाइटी में भी नहीं किया जाता। मेल पीपल को लगता है कि वो तो दिन भर घरों में रहती है, क्या काम करती है, हम जाते हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैमिली के लिए पैसा लाते हैं। भाई साहब, अगर वुमन जो घर में काम कर रही है आपका 24 घंटे में से 16 घंटे, अगर वो जाकर कहीं ऑफिस में काम करती तो बदले में उनको भी पैसे मिलते, वो भी फैमिली को ला करके देती। और अभी हो रहा है, ये चीज़ तो होने लगा है। लेकिन क्या है कि चूंकि वो कर रही है घर का काम, तो वो मेहनत तो कर रही है ना, वो अपना टाइम तो दे रही है, वो कहीं भी देती तो पैसे कमा सकती थी। प्रॉब्लम यह है कि इस वर्क को, वुमन के इस वर्क को क्या किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है दोनों लेवल पे, इकोनॉमिक, ये आपका इकोनॉमिक लेवल पे भी और आपका सोसाइटी के लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि ये जैसे कुकिंग वगैरह करती रहती हैं, आपका जो पानी लाना, ये सारी चीज़ें होती है, फार्म पे काम करती हैं, तो इनके बदले में इनको क्या नहीं मिलता, कैश नहीं मिलता, मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं मिलता। जब ये नहीं मिलता है, व्हेन दे आर नॉट पेड, दे आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑफिशियल कैटेगरी ऑफ वर्कर। वर्कर की ऑफिशियल कैटेगरी में आने के लिए, नेशनल इनकम में इसेंशियली कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको उस काम के लिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए पे किया जाना चाहिए। आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। कुछ भी आपने किया तभी जो है आप वर्कर वाली कैटेगरी में जो है वो आप काउंट होगे। तो ये जो है वो आप जो वुमेन के वर्क का जो है वो अंडर एस्टिमेशन है, अनरिकॉग्निशन है। ये पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, देखते हैं इसको एक रेशियो के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या होता है ये एक इंडिकेटर है बेसिकली, जिससे हम एक अंदाजा लगाते हैं कि उस समय इकोनॉमी में कितना हमारा वर्कफोर्स या फिर कितने लोग एक्टिवली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दिस वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एनालाइजेस द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, वो कितने हैं कंपेयर टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। मान लो कि अगर 100 लोग, 100 पॉपुलेशन है किसी भी इकोनॉमी की या किसी भी कंट्री की, तो इस 100 में कितने लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, वेदर इट्स अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सपोज करो कि 50 लोग हैं तो आपका 50 हो जाएगा। ये तो एक रेशियो है, परसेंटेज नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जिसको बोलते हैं हम लोग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, पॉपुलेशन के अगेंस्ट में वर्कर का रेशियो कितना है, WPR। इंडिया का WPR का डेटा है देखो 22-23 का, आपका उस समय एवरी 100% पे लगभग 41 आपके वर्कर थे, ये आपका WPR था। PLFS वगैरह का जो डेटा होता है उसके हिसाब से जो ये सारी चीज़ें एस्टिमेट की जाती है। अभी देखेंगे क्या क्या डेटा सेट्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम लोग इसको निकालते हैं, इस फिगर को खास करके, ये जो 41 आया है। रूरल वर्सेस अर्बन की अगर बात करें तो ये रूरल एरियाज में ये जो WPR का रेशियो है वो हायर है, कितना है आपका 42 के अराउंड है, और अर्बन एरियाज में आपका सिर्फ 37 के अराउंड है। क्यों है ऐसा, अर्बन एरियाज में कम है? अर्बन एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा वैसे होना चाहिए था, बट रूरल एरियाज में ज़्यादा निकल गया। तो ये रीज़न जो है कि रूरल में वाई रूरल पार्टिसिपेशन इज बेसिकली हायर, तो रीज़न यहाँ पे ये है कि रूरल रेसिडेंट्स often have limited resources to pursue higher education and are forced by economic necessity to enter the workforce earlier। रूरल एरियाज में थोड़े रिसोर्सेज लोगों के पास कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, जिसके कारण से वो मेजर जो पॉपुलेशन है
नॉट मेजर कर सकते, बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो क्या जो है वो हायर एजुकेशन को नहीं पा पाती है, जबकि अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो वेल ऑफ होते हैं, अच्छे एजुकेशन लेते हैं और वो लेट इंटर करते हैं किसमें, वर्कफोर्स में। अगर आप कहीं आपके पेरेंट्स सॉरी अगर आपके पेरेंट्स कोई अच्छी जॉब में है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 18 साल की उम्र में काम करने लगोगे। आप क्या करोगे, पहले एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, आप अच्छी एजुकेशन लोगे, उसके बाद आराम से जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे या कुछ करोगे, तो आराम से 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में लेबर फोर्स ये जो पार्टिसिपेट करोगे आप वर्कफोर्स में आकर के, या फिर कोई काम करोगे, ठीक है। लेकिन रूरल एरियाज में क्या होता है कि 18 साल से आदमी जो है वो 20 साल से आदमी वो काम करना शुरू करता है, इवन कि 15 ईयर से। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिख ज़्यादा नहीं पाता। जब पढ़ लिख नहीं पाया तो क्या करेगा, अल्टीमेटली काम ही तो करेगा, काम तो करना है ना। अगर वो पढ़ता रहता तो एंगेज रहता पढ़ाई में अपने, लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई, तो वो एंटर कर गया वर्कफोर्स में। कहने का मतलब ये है कि रूरल एरियाज में वर्कफोर्स में लोग जल्दी इंटर करते हैं, जिसके कारण से क्या है कि यहाँ पे जो WPR है वो रूरल एरियाज में थोड़े हाई है, अर्बन एरियाज में कहा जा रहा है। इसका कहने का सेंस तो यही हो गया कि इसके कंपैरिजन में, रूरल एरिया के कंपैरिजन में अर्बन एरियाज में जो है वो लेट इंटर करते हैं लोग वर्कफोर्स में, जिसके कारण से यहाँ पे जो WPR है वो कम है। जेंडर डिफरेंस यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। ये जो WPR का रेशियो है वो मेन के लिए है आपका 54.4, जबकि विमेन के लिए आपका बहुत कम है, लगभग हाफ है इसका, 27%, सॉरी नॉट परसेंट, 27 है इसका रेशियो। समझ रहे हो आप, मेन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो WPR के लेवल पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिला, और पीछे जो हमने देखा उस पर भी डिफरेंस आपने देखा था वर्कफोर्स में भी। अब देखते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो वर्कर आर कैटेगराइज्ड बाय देयर स्टेटस विद इन एन एंटरप्राइजेज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि कोई भी एंटरप्राइज है उसके अंदर जो वर्कर है उसका स्टेटस कैसा है, उसके बेस पे हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वेज लेबर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि जिसका खुद का अपना वो जो इंटरप्राइज है वो किसी आदमी का होगा, किसी इंडिविजुअल को होगा, तो वो आदमी उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड। जिसका अपना धंधा है, अपना दुकान है, वो उसका जो उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बोलते हैं। इंडिविजुअल हु ऑन एंड ऑपरेट दियर ऑन एंटरप्राइज, जैसे कोई सीमेंट शॉप है तो उसका जो ऑनर होगा वो इस कैटेगरी में आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। दिस इज द लार्जेस्ट कैटेगरी विच अकाउंट्स फॉर 57% ऑफ द वर्कफोर्स। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी है ये आपका 57% वर्कफोर्स को अकाउंट करती है, और ये कहा जा रहा है चैप्टर के माध्यम से ये लार्जेस्ट कैटेगरी है आपका वर्कफोर्स का। कैजुअल वेज वर्कर वो होते हैं जो आपका दोज वर्कर हु आर कैजुअली एंगेज इन अदर फार्म्स और एंटरप्राइजेस फॉर रेन्यूमरेशन। जो भी काम के लिए, जैसे ये सपोज करो ये सीमेंट शॉप है, इसी में क्या होगा, कुछ लोग होंगे, हेल्पर वगैरह होंगे, या कोई और काम कर रहा होगा इसमें आदमी, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका कैजुअल वेज वर्कर। समझ रहे हो आप, ये शॉर्ट टर्म होगा, वो डेली बेसिस पे उसको हायर किया जाएगा, डेली बेसिस पे उसको वेज दिया जा सकता है। ये सारे लोग जो है वो आपके कैजुअल लेबर में आते हैं। मतलब कि कोई वो पर्सन जो किसी और के फर्म में काम करता है, कैजुअली काम करता है, परमानेंटली काम नहीं कर रहा, वो रेगुलर जॉब उसकी नहीं है, कैजुअल जॉब है उसकी। रेगुलर जॉब का मतलब आपका हो गया कि आपको उसको मंथली सैलरी मिलेगी। इसको क्या है कि वो डेली बेसिस पे जितना काम करेगा, जिस हिसाब से काम रहेगा उस हिसाब से इसको मिलेगा, परमानेंट ये नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इवन जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को आप देखते हो कि वो जाता है, जितने दिनों का काम होगा, मान लो कि 20 दिन इसने काम किया, 20 दिन का इसको पैसा मिलेगा, जो भी पर डे का रेट बनेगा इसका। एंड दिस कैजुअल जो वेज लेबर्स है वो टोटल वर्कफोर्स का जो है वो 22% आपके अकाउंट करते हैं। तो ये हो गया आपका रेगुलर सैलरीड। यहाँ पे एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो उन लोगों को जिनको एक प्रॉपर सैलरी मिलती है, जो पहले तो रेगुलर होते हैं वो लोग, उनका जो जॉब है वो एक परमानेंट होता है एक तरह से, और उनको सैलरी प्रॉपर मिलती है। सैलरी जब मिलेगी तो डेली बेसिस पे तो नहीं मिलेगी, वो मिलेगी आपको मंथली बेसिस पे। सो दीज एम्प्लॉय विल बी कंसिडर्ड एज रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयज। तो जो वर्कर एंगेज्ड इन ऑन रेगुलर बेसिस एंड पेड मंथली, जैसे कोई सिविल इंजीनियर है किसी फर्म में, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में, कोई भी प्राइवेट फर्म में, मान लो कोई वही सीमेंट की कोई दुकान थी जिसमें जो अच्छा खासा बड़ा हो गया, तो उसमें जो परमानेंट वर्कर होंगे जिसको प्रॉपर सैलरी, मान लो कोई अकाउंटेंट होगा वहाँ पे जो हिसाब किताब देखता होगा, वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। जो वहाँ पे बाकी जो हेल्पर होंगे वो आपके कैजुअल वाले पे आ जाएंगे। ये आपके टोटल वर्कफोर्स का 21% जो है वो आपका
कंस्टिट्यूट करते हैं, काउंट करते हैं ये नंबर जो है वो। तो ये जो कैटेगरीज आपने देखी इसमें आपको रीजनल वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी रूरल वर्सेस अर्बन में। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो 61% जो वर्कफोर्स है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नेचर्स के हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा है। देखो मैंने बोला आपको कि कोई फार्मर है, अगर किसी का अपना लैंड है तो अगर उस पर काम कर रहा है तो वो क्या आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएगा। कैटेगरी उसकी हो जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। कोई अपने शॉप पे काम करेगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर में आ जाएगा। तो ये डोमिनेट करता है रूरल एरिया पे क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज में वही क्या डोमिनेट करता है, आपका जो रेगुलर सैलरीड जॉब है वो ज़्यादा है, लगभग 47% के आसपास रेगुलर सैलरी जॉब। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो परमानेंट टाइप पे जो जॉब है वो यहाँ पे जाता है, और ज़्यादातर लोग जो है वो दूसरे को फर्म में जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज क्या है इसमें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 8 डिवीजन। 8 डिवीजन में 8 पार्ट्स में जो है वो टोटल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उसको डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको क्लब कर दिया गया है सिर्फ 3 में। 3 जो मेजर सेक्टर्स है उसमें, जैसे ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो आपने इसका नाम सुना होगा, बट इसके अलावा आपका क्वाटनरी भी है, क्वीनरी भी है, इस तरह की एक्टिविटी भी है। लेकिन मेजरली हम और आप जो भी है कहीं भी देखेंगे तो 3 ही आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर। इसकी बात यहाँ पे की गई है। इसको मल्टीपल टाइम हम लोग कई बार इसको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। अगर आप कंटिन्यूसली 9th क्लास से कवर करते आ रहे होगे तो ये आपको सारी चीज़ें जो है वो पता होगी। फिर भी चलो, प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है, जहाँ पे जब नेचुरल रिसोर्सेस के साथ जो चीज़ें इंगेज होती है वो प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, वो आपका लैंड से है, सॉइल से चीज़ें हैं, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, सारी चीज़ें जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स जो है वो रहेगा उससे डील की जाएगी, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। दिस सेक्टर रिमेन्स मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और स्पेशली रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में ये 60% जो वर्कफोर्स है या वर्कर्स है रूरल एरियाज़ में, वो किस में आपके लगे हुए हैं, ये आपके प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे उसके बाद जो अलाइड एक्टिविटी हो, आपका फार्मिंग के अलावा जैसे हो गया एनिमल हस्बेंड्री हो गया, मिल्क वगैरह ये सारी चीज़ें हो गया, फिशिंग हो गया, इसमें वो लोग लगे हुए हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जहाँ पे आपके जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस किया जाता हो, उससे नया कोई प्रोडक्ट बनाया जाता हो, जैसे ये माइनिंग से जो निकलेगा आपका स्टील है, ये आपका आयरन ओर, उसको स्टील बना दिया जाएगा। एग्रीकल्चर से जो आपको प्रोड्यूस मिलेगा उसको कुछ प्रोसेस करके जैसे वीट को आपका बिस्किट बना दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन जैसे जो सेक्टर है ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज ये सब इसमें रखते हैं, और ये लगभग 25% आपका जो वर्कफोर्स है इंडिया का वो इसमें आता है सेकेंडरी सेक्टर में। अगेन डेटा पे रटना नहीं है इसको। टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, जितने भी सर्विस वाले एक्टिविटीज होंगे, ये सेक्टर बेसिकली सपोर्ट करता है आपका प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को टू मार्केट दियर प्रोडक्ट, और बहुत सारी चीज़ें जैसे थ्रू ट्रांसपोर्ट, थ्रू ट्रेड, ये सारी चीज़ें जो होगी यहाँ पे वो आपका कहाँ होगा, टर्शियरी सेक्टर में होगा। सर्विस से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होगी वो इस सेक्टर में होगी, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सर्विसेज बाकी सारी होगी, बैंकिंग ये सारी चीज़ें। ये क्या करता है कि अर्बन एरियाज़ में ये एक डोमिनेंट एम्प्लॉयर है। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज़ में दे रहा है वो कौन दे रहा है, आपका टर्शियरी सेक्टर दे रहा है, लगभग 60% के आसपास। सो रूरल एरियाज़ में आपका प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और अर्बन एरियाज़ में टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जेंडर कंसंट्रेशन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि 64% ऑफ वुमन जो है वो कहाँ कंसंट्रेशन है, आपका प्राइमरी सेक्टर में कंसंट्रेशन है। तो जब प्राइमरी सेक्टर में ये कंसंट्रेटेड होगी तो ऑब्वियस सी बात, ये रूरल एरियाज की जो है वो बात यहाँ पे की जा रही होगी। अब कैसे जो है वो ग्रोथ हो रहा, ये एम्प्लॉयमेंट पे ग्रोथ हुआ है, फिर कैसे जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको फिनोमेना मिलेगा इस चेंज के साथ जुड़ा हुआ, वो है आपको जॉबलेस ग्रोथ। इसकी भी चर्चा हमने की थी, बट यहाँ पे अगेन हम इसको देखते हैं। जो 1950 से देखिए 2010 तक, तो जीडीपी, जॉबलेस ग्रोथ, पहले देखो मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ही जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है। क्या है कि जीडीपी ग्रो कर रही है आपका, सपोज करो 10% पे, तो कल को जीडीपी 100 रुपये थी इंडिया की, आज वो बढ़ करके हो गई आपका 110 रुपये। लेकिन जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट, मान लो कि कल 100 लोग एम्प्लॉयड थे यहाँ पे, आज वो सिर्फ
105 लोग हैं, मतलब 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद। पहले जीडीपी कितनी थी? एक साल पहले 100 रुपीज़ की इंडिया की जीडीपी थी। अब वो बढ़ करके, अब इसमें करोड़ बिलियंस विलियंस जोड़ लो आप अपने हिसाब से, मैं एग्जांपल इजी बनाने के लिए दे रहा हूँ। अब वो 110 हो गई, यानी कि 10% इसमें ग्रो हुआ जीडीपी में। लेकिन क्या है कि जॉब 100 से सिर्फ 105 हुआ, यानी कि सिर्फ 5% ग्रो हुआ ये। समझ रहे हो आप? यानी कि जीडीपी के साथ, जीडीपी का जो ग्रोथ है उसके साथ उस हिसाब से जो है वो जॉब के नंबर में जो है वो ग्रोथ नहीं हुआ। इसी सिनारियो को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो अच्छा खासा हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उस लेवल पे जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रही, उससे कम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। 1950 से 2010 तक का जो जीडीपी का डेटा है उसमें यह बताया जा रहा है कि जीडीपी ग्रू फास्टर देन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यही वाला सिनारियो उसकी बात की गई है। सिंस लेट 90s के बाद, खास करके आपका जो ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो हुआ, उसमें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज इवन डिक्लाइन while GDP continue to rise leading to phenomena of jobless growth। 1990 के बाद ये चीज़ें और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि जीडीपी का जो है वो नंबर है वो बढ़ता गया है लेकिन आपका जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो आपका घटता गया है, ऐसा ये चैप्टर बात कर रहा है। तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। इसके कारण अल्टीमेट क्या कंडीशन क्रिएट होगी? वो ये होगा कि लोग बेरोजगार जब रहेंगे और लेकिन जीडीपी तो बढ़ रही है। नॉर्मल सेंस क्या हो रहा है? जीडीपी इंडिकेटर है आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो उससे लगेगा कि यार इकोनॉमी तो बेटर परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक्चुअल हालत तो कुछ और है। इससे क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो बढ़ता है। कुछ लोगों के हाथ में जो कंट्री की ज़्यादा रिसोर्सेस हैं वो आ जाएगी, जबकि बाकी जो पॉपुलेशन होगी उसके हाथ में बहुत कम होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की बात की गई है कि ये जो आपका ये जो परमानेंट या फिर रेगुलर जो जॉब थी, नॉट परमानेंट। कैजुअलाइजेशन का मतलब थोड़ा सा देखो, एक और इससे रिलेटेड वर्ड है इनफॉर्मलाइजेशन। तो लोग इसको कंफ्यूज कर जाएंगे कि इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन दोनों सेम चीज़ है। लग सकता है सिमिलर है। टंग स्लिप हो जाता है वो। इनफॉर्मलाइजेशन को जो है वो अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कैजुअलाइजेशन देखो क्या है। कैजुअलाइजेशन इज कि व्हेन वर्कर इज मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड जॉब टू कैजुअल वेज वर्कर। बेसिकली ये एक फैक्टर को देखता है कि परमानेंट है या फिर शॉर्ट टर्म है, रेगुलर है या फिर शॉर्ट टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैजुअल, यानी कि डेली बेसिस पे या कब काम मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो वो क्या है? कैजुअल। अगर उसको पता है कि कल ऑफिस जाना है कि नहीं, कल काम पे जाना है कि नहीं, 1 महीने के बाद जाना है कि नहीं, तो वो आपका क्या आएगा? कैजुअल में आएगा? नहीं आएगा वो कैजुअल में। कैजुअल का सिंपल मतलब होता है कि विच इज शॉर्ट टर्म इन नेचर, नॉट परमानेंट इन नेचर, तो उसको हम लोग कैजुअल बोलेंगे। और ये ट्रेंड इंडिया में जो है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा हो रहा है कि लोग इवन कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी से और बाकी जो रेगुलर सैलरीड जॉब है उससे मूव करके कहाँ जा रहे हैं? वो आपके ये जो कैजुअल वर्क है उसमें जा रहे हैं। और बिकॉज यहाँ पे कोई इनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा कि ये इकोनॉमिक जो वनरेबिलिटी है, फाइनेंशियल जो वनरेबिलिटी है और अल्टीमेटली जो उनके हाउस होल्ड की जो वनरेबिलिटी है वो क्या होगी कि इंक्रीज करेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। सेक्टोरल शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्राइमरी सेक्टर में जो वर्कफोर्स थी 1972 के आसपास, देखो 74% लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में आपके काम कर रहे थे। इससे निकल करके अब ये जो डेटा घट करके हो गया है आपका सिर्फ 46% आपका 2022-23 में, यानी कि लगभग 28% का यहाँ पे जो गैप आया। तो ये 28% लोग जो है वो यहाँ से निकल गए। कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से। तो वो कहीं ना कहीं गए होंगे, तो कहाँ गए? ये सेकेंडरी सेक्टर और आपका जो सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है, इधर को इन जो है वो मूव किया है। तो सेक्टोरल शिफ्ट भी आपको यहाँ पे वर्कफोर्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो पिछली स्लाइड में हमने बात की। देखो जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बेसिकली 2 सेक्टर में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, फॉर्मल सेक्टर में आपका और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर का मतलब है वे सारे सेक्टर्स जो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, जो प्रॉपर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी थ्रू आउट द चैप्टर डिस्कस करते आ रहे हैं, बार बार ये चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है।
तो ऑर्गेनाइज का मतलब है कि जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन लेबर लॉज फॉलो करते हैं, कब फॉलो करेंगे? जब वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होंगे, जब वो, उसका एक क्राइटेरिया है कि 10 और मोर, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करने होने चाहिए, तो ये फॉर्मल वाले आएंगे। जो बाकी सेक्टर हैं जो रजिस्टर्ड प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे उनको इनफॉर्मल वर्कर बोलेंगे, और यहाँ पे वाले फॉर्मल वर्कर बोलेंगे। फॉर्मल सेक्टर को पहले देखते हैं। सो दीज इंक्लूड पब्लिक सेक्टर, जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप एग्जाम क्रैक करोगे, आप जाओगे, तो जिस सेक्टर में आप लगोगे उसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली रेगुलेटेड है, वो तो खुद गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर जॉब आपकी फॉर्मल सेक्टर में आती है। उसके बाद जो प्राइवेट फर्म है, जो बिल्कुल प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड है, जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, या फिर वैसे सारे प्राइवेट फर्म इवन कि जिसमें 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स हैं, 10 से ज़्यादा लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हैं कि इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि किसी किसी में आप देखोगे कि 20-30 पीपल काम करते हैं, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट पे जो है वो उसको मतलब डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता एज ए वर्कर, तो वो तब भी जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे। तो फॉर्मल सेक्टर का सिंपल मतलब है कि चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट जॉब हो, वो सारी चीज़ें मतलब सेक्टर वाली चीज़ें हो, फर्म हो, या फिर प्राइवेट फर्म हो जिसमें 10 से ज़्यादा लोग जो है वो काम कर रहे हो, वो आपका किस पे आएगा? ये फॉर्मल सेक्टर में आएगा। ये सारे जो आपके सेक्टर्स या फिर फर्म होंगे इस सेक्टर में, वो क्या करते हैं? प्रॉपरली आपके लेबर लॉज को और बाकी सारे जो लॉज होते हैं गवर्नमेंट के, वो फॉलो करते हैं। ये प्रॉपरली रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो वर्कर होंगे उनको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी जैसे पीएफ वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें उनको मिलेगी, और पेंशन, ग्रेटिट्यूड, जो मतलब ये सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, पेंशन, ग्रेटिट्यूटी वगैरह, ये सारी चीज़ें, यानी कि प्रॉपर उनको फैसिलिटी मिलती है, सारी चीज़ों का प्रॉपर सैलरी मिलती है। वहीं दूसरा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो क्या होगा कि वो अनऑर्गेनाइज वाला होगा। इसमें क्या होगा कि ये प्रॉपरली गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होंगे। जब गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो अपने हिसाब से अपना नियम कानून फॉलो करेंगे, कुछ प्रॉपर सैलरी कभी देंगे कभी नहीं देंगे, मतलब जो इनका मन आएगा वो करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का इन पे सुपरविजन नहीं है। तो इस सेक्टर में वो सारे इंटरप्राइजेज आते हैं जो इसमें नहीं आते। जो फॉर्मल के अलावा जो बाकी सारी चीज़ें होंगी, फार्म्स होंगे, वो किस में आएंगे? आपके इनफॉर्मल में। इसमें जो स्मॉल फार्म्स होते हैं, जो आपके किसान वगैरह हो गए, ये सारे फार्म्स, बेसिकली फार्म्स बोल लो इसको, आप फार्म्स बोल लो। सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेडर्स जो है, कैजुअल लेबर्स है, ये सारे किस में आएंगे? आपके इनफॉर्मल सेक्टर में। देखो, अगर इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर है उनका पॉपुलेशन बढ़ता है तो इसको एक टर्म दिया जाता है, वो है आपका इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर। तो पिछला था आपका कैजुअलाइजेशन, ये है आपका इनफॉर्मलाइजेशन। साउंड करता है सिमिलर, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जैसे ही कैजुअलाइजेशन की बात होगी उसमें हम सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि जो काम है, नेचर ऑफ वर्क है, वो रेगुलर है या फिर शॉर्ट टर्म है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये कैजुअल है, कैजुअल नेचर का है। इनफॉर्मलाइजेशन, और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो उसको हम लोग कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलेंगे। इनफॉर्मलाइजेशन में सिर्फ एक सिंपल चीज़ देखेंगे कि वो आपका जो जॉब है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, फॉर्मल सेक्टर में है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में है। जैसे ही वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी और उसमें जो लोगों की संख्या बढ़ रही होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रहा है किसका? वर्कफोर्स का। तो रेगुलर वर्सेस शॉर्ट टर्म की यहाँ पे बात है कैजुअलाइजेशन में, यहाँ पे ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज की बात है। 6 वर्सेस 94%, यानी कि जो 6% इंडिया का आपका जो वर्कफोर्स था, ये डेटा है आपका 2011 का। इस समय वो क्या था? आपका फॉर्मल सेक्टर में था, जबकि जो 94% जो वर्कफोर्स थी वो किस में थी? इनफॉर्मल सेक्टर में। सो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्मल सेक्टर की जॉब काफ़ी कम है। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, केस स्टडी है अहमदाबाद का इनफॉर्मलाइजेशन को समझाने के लिए कि 1980s में क्या हुआ कि जो 60 टेक्सटाइल मिल थी अहमदाबाद में वो शट डाउन हो गई, वो बंद हो गई। इसने इफेक्ट किया लगभग आपका 150 मतलब कि 1,50,000 वर्कर्स को। इसमें जो 80,000 थे अप्रॉक्सीमेटली वो परमानेंट वर्कर थे जिनकी जॉब जो है वो चली गई, जो सिक्योर जॉब थी उनकी वो ख़त्म हो गई, और दे अल्टीमेटली पुश्ड इनटू इनफॉर्मल सेक्टर। इट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अल्कोहलिज्म एंड चिल्ड्रेन लिविंग टू अ स्कूल टू वर्क। यानी कि जब इनकी जॉब गई, सिक्योर जॉब, तो इन्होंने कहाँ मूव किया? इनफॉर्मल सेक्टर में। ये जो 80,000 पीपल थे, सो दिस इज बेसिकली इनफॉर्मलाइजेशन, एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जब
इनको प्रॉपर, पहले परमानेंट जॉब थी, प्रॉपर एक सैलरी आती थी महीने का, अब इनको प्रॉपर नहीं आ पा रही वो चीज़, कब काम मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये जो है बस श्योर नहीं है। तो इसके कारण से पॉवर्टी जो है इंक्रीज हुई। जब पॉवर्टी जब इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, बाकी सारी जो चीज़ें होती है, अल्कोहलिज्म बढ़ेगा यहाँ पे। और जो चिल्ड्रन थे जो पहले प्रॉपर स्कूल जा रहे थे वो काम छोड़ देंगे और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कहाँ, वर्कफोर्स में एंटर कर जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट को देख लेते हैं, पहले डिफाइन करते हैं इसको क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल मतलब है दो चीज़ें, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले, चलो फिर भी इस चैप्टर की डिमांड है तो करेंगे। दो क्राइटेरिया है इसके लिए। पहला है कि इसको लेबर, कोई भी पर्सन को अनएम्प्लॉयड बोलने के लिए उसको देखना पड़ेगा कि वेदर दैट पर्सन इज इन लेबर फोर्स और नॉट। लेबर फोर्स में होने के लिए एक क्राइटेरिया क्या है कि उसका एज क्राइटेरिया है 15 ईयर से आपका 59 ईयर एज की होना का कोई व्यक्ति जो है वो होना चाहिए, तब बोलेंगे कि हाँ ठीक है वो लेबर फोर्स में है। बट इसके साथ वो आपका वर्कफोर्स में भी आना चाहिए कि क्या उस समय, मतलब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो भी वेज उस समय मिल रहा है विलिंग टू वर्क होना चाहिए। मतलब वो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि लेबर फोर्स में होना चाहिए कि 15 to 59 का एज होना चाहिए उसका। दूसरा है कि उस समय जो भी आपका रेट अवेलेबल है, जो भी रेट मिल रहा है हो किसी काम के लिए, उसको उस काम को करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों क्राइटेरिया है कि उस एज का भी है और विलिंग टू वर्क भी है ये, उसके बाद अगर उसको काम नहीं मिलता है उस रेट पे, तो उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयड, या फिर उस कंडीशन को बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इसको कौन काउंट करता है, हमारे यहाँ एनएसओ काउंट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो काउंट करता है, वो डिफाइन करता है इसको, कौन, अनएम्प्लॉयमेंट को। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर दोज सीकिंग वर्क कैन नॉट फाइंड इट, जो काम ढूंढ रहे हैं उनको काम नहीं मिल पाए, उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिस्ट है बेसिकली, वो और कुछ डिफिनेशन देते हैं इसका कि एन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज समवन हु इज अनेबल टू फाइंड इवन 1 hour ऑफ वर्क इवन इन हाफ डे। अगर हाफ डे में भी अगर किसी को 1 घंटे का भी काम नहीं मिलता है तो वो पर्सन क्या है, वो अनएम्प्लॉयड काउंट किया जाएगा। किसके थ्रू, किसके द्वारा, मतलब किसके पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स के जो पर्सपेक्टिव है उनके पर्सपेक्टिव से, मतलब कि उन लोगों के हिसाब से। सोर्स ऑफ डेटा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट की का जो कैटेगरी होता है एक, वो मतलब कि ये चैप्टर बोल रहा है। एनएसओ की जो रिपोर्ट होती है उसमें जो है वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, चूंकि ये डिफाइन नहीं कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी दे रहा होगा ये। इवन कि आपका जो पीएलएफएस जो डेटा होता है, ये तो की सोर्स है, की डेटा सोर्स है आपका, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है वहाँ पे आपको ये WPR, ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो रजिस्ट्रेशन है वो सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट का डेटा। एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जितने लोग चाहिए एक्चुअल में उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बस ये शो करने के लिए वो एंगेज्ड हैं। सो व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग ऑन अ फार्म, सिर्फ फार्म की बात नहीं है, बाकी कहीं भी वर्कर देन एक्चुअली नीडेड, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अगर 2 लोग चाहिए और 5 लोग काम कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो 3 लोग हैं एक्स्ट्रा, समझ रहे हो, जैसे कोई जूस की, पिछले चैप्टर में देखा कि कोई जूस की सपोज एक शॉप है, एक आदमी चाहिए आपको जो छिलके वगैरह उतारने के लिए, एक आदमी चाहिए जूस निकालने के लिए और कस्टमर को देने के लिए, तो 2 लोगों से यहाँ काम हो जाएगा। अब पूरी फैमिली 6 लोगों की इस पे काम कर रही है, तो ये 4 लोग या जो ये 5 लोग ये अगर काम कर रहे हैं तो 3 लोग एक्स्ट्रा, तो ये जो एक्स्ट्रा लोग 4 लोग काम कर रहे हैं, अगर इनको इस जूस शॉप से हटा दिया जाए तो क्या इसकी सेल पे कोई असर पड़ेगा, कस्टमर सर्विस पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। दो ही लोग इनफ थे उसके लिए, 2 ही लोग चाहिए थे। लेकिन चूंकि इनके पास काम नहीं है 4 लोगों के पास, तो ये क्या करते हैं कि दे जस्ट लुक, मतलब कि ये चाहते हैं कि ये बिजी दिखे, इसके कारण से वो वहां पे काम कर रहे होते हैं। इस कंडीशन को हम लोग डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये इंडियन एग्रीकल्चर में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है, थ्रू आउट द चैप्टर्स। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा है कि पूरी फैमिली एक छोटे से खेत पे काम कर रही होती है, लेकिन क्या है कि उनकी जरूरत नहीं होती उतनी, 1 आदमी 2 आदमी भी संभाल सकता होगा उस खेत को, बट ज्यादा लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। दूसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक सीजन में काम है, दूसरे सीजन में काम नहीं है, तो इस कंडीशन को हम लोग
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दिस अकर व्हेन वर्क इज ओनली अवेलेबल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। जैसे हार्वेस्टिंग टाइम होगा, जब फसल के काटने की बात आएगी, उस समय लेबर सही होंगे, तो उस समय जो रूरल पॉपुलेशन होगी उसको काम मिलेगा। अर्बन एरियाज में हमने देखा था कि कैसे जो रेनफॉल का सीजन होता है उसमें जो कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं उसको काम नहीं मिल पाता, तो ये एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सोइंग सीजन और आपका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, यहाँ पे लोगों को काम मिल जाता है, लेकिन इसके बीच में जो है वो लोगों के पास काम नहीं होता, वो बेरोजगार बैठे हुए होते हैं। एक और टाइप यहाँ पे डिस्कस किया गया है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिसको आप विजुअली देख सकते हो, विजुअली, कि वो आदमी काम पाने की कोशिश कर रहा है, वो लगातार इंटरव्यू दे रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको कोई जॉब मिल जाए, काम ढूंढ जाए, मतलब मिल जाए, बट उसके बाद भी उसको काम जो है वो नहीं मिल पा रहा। सो पीपल हु आर विजुअली विदाउट वर्क एंड सीकिंग इट, वो सब आपका कहाँ आएंगे, ओपन एम्प्लॉयमेंट पे आएंगे। देखना अपने आसपास की कोई पर्सन होगा जो रोज जाकर लेबर चौक पे खड़ा होता होगा, उसको काम नहीं मिलता है, वो आपको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पे आएगा। कोई आपके आसपास का व्यक्ति होगा जो इंटरव्यू दे रहा होगा कई सारी कंपनियों में जाकर के, बट स्टिल उसको प्रॉपर जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा होगा, तो ये आपका ओपन एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, जिसको आप देख सकते हो। अब है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैसे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जो है अपना कंट्रीब्यूट करती है या कैसे कर सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सो गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है वो दो मेथड से करती है। एक तो डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब है कि जो आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वहाँ पे लोग, जैसे वैकेंसी आपकी निकली तो आप पढ़ रहे हो, आप उसको भरोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म, आपकी सिलेक्शन हो गई, तो वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेसिकली हो गया ना, आपको जॉब दी गई गवर्नमेंट के थ्रू, आपको एम्प्लॉयमेंट दी गई। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो क्या है, वो डायरेक्ट फॉर्म है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। यहाँ पे आपका जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली रन की जाती है, उसमें जितने भी एम्प्लॉयमेंट आपको दिए जाएंगे, चाहे इंडस्ट्रीज हो, डिपार्टमेंट्स हो, होटल्स हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, डीटीसी वगैरह जैसे चीज़ें हैं, उसमें मिला आपको जॉब, तो वो डायरेक्ट जनरेशन हो गया गवर्नमेंट के थ्रू। और आपका इनडायरेक्ट का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ काम किया, उसके चक्कर में क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको डायरेक्टली जनरेट नहीं किया, इनडायरेक्टली जनरेट किया, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट जनरेशन जो है वो बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस अगर आउटपुट इंक्रीज करती है तो जो इसको इनपुट सप्लाई कर रही होगी, यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही होगी कोई प्राइवेट फर्म, तो ये क्या करेगी कि इसका भी बिजनेस धंधा बढ़ जाएगा। ठीक है, हालांकि बुक में थोड़ा उल्टा दिया गया है कि ये गवर्नमेंट आउटपुट इंक्रीज करती है तो ये भी आउटपुट इंक्रीज करते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है ताकि आपको बेटर तरीके से समझाया जा सके। सिंपल कहने का मतलब है कि मान लो गवर्नमेंट रोड बना रही है, अब रोड्स बनाएगी, इनको चाहिए होगा क्या, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, चाहे वो आपका जो स्टोन्स वगैरह जो उसमें लगता है, जो कोल्टार वगैरह लगता है, वो सारी चीज़ें चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी। तो इसका कारण क्या है कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगी तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपको जाकर काम नहीं दिया, उसने क्या किया कि कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया या फिर बाकी सारी चीज़ें हुई, और उस कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए होगा बाकी रॉ मटेरियल वगैरह, तो उस रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली जो प्राइवेट फर्म होगी उसको बाकी सारे लोग चाहिए होंगे, और क्योंकि अब उसका काम बढ़ गया है तो इसी कारण से ये ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये इनडायरेक्ट जो है वो जनरेशन है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने देखा गवर्नमेंट कैसे करती है। गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, एमजी नरेगा, मनरेगा, कुछ भी कह लो आप इसको, ठीक है, 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं इसको। इसमें प्रॉमिस किया गया था 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल हाउस होल्ड फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर। कोई भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर है, यानी कि प्रॉपर उसके पास स्किल सेट नहीं है, वो मैनुअल वर्क करना चाहता है, जो हाथ का या फिर ये फिजिकल वर्क बेसिकली जो होता है, लेबर का काम जो होता है वो, और रूरल एरिया में रहता है, तो उसको जो है वो सरकार के थ्रू गारंटीड जो है वो 100 डेज का जो है वो काम अश्योर किया गया था। और इसमें हमने देखा था, मनरेगा जब डिस्कस किया था, तो इसमें है कि अगर काम नहीं मिल पाया, सरकार काम नहीं दे पाई, फेल हो गई सरकार, तो इसमें वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अलाउंस है वो सरकार जो है वो देती थी, तो एमजी नरेगा। हालांकि इसमें चेंज किया गया है, जी राम जी वगैरह कुछ करके लाया गया है, तो आप देख लेना, बुक में दिया गया था तो डिस्कस करना पड़ा। कंक्लूड करते हैं अब इस चैप्टर को। तो द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर एंड आउटसोर्सिंग, अल्टरिंग द ट्रेडिशनल फैक्ट्री ऑफिस मॉडल। अभी जो वर्कफोर्स है इंडिया का वो शिफ्ट कर रहा है किस तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ। कैसे हमने देखा था कि जो शिफ्टिंग हो रहा है एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ, लेकिन ज़्यादा क्या हो रहा है आपका सर्विस सेक्टर की तरफ हो रहा है और आउटसोर्सिंग की तरफ हो रहा है। अभी क्या हो गया है कि बहुत सारी कंपनीज कर रही है, टेम्परेरी बेसिस पे लेबर को आउटसोर्स करती है, बुलाती है, काम करवाती है, और क्या करती है कि वो फिर उनको हटा देती है। ये ट्रेडिशनल जो फैक्ट्री ऑफिस मॉडल था,
जैसे फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो इवॉल्व हो रही है इंडिया में, तो फ्रीलांसिंग का इवॉल्व हो गया तो क्या होगा कि वर्क अवेलेबल है तो आप आओ काम करो, वर्क अवेलेबल नहीं है तो आप जाओ, ये सारी चीज़ें होगी। तो ट्रेडिशनल पहले क्या था कि आप परमानेंटली पहले हायर कर लिया जाता था, वर्क रहे या ना रहे। उस समय मान लो कि वर्क होगा, हायर कर लिया गया, लेकिन जब थोड़ा वर्क घटा भी तो उस समय उसको फायर नहीं किया जाता था, अल्टीमेटली कि बहुत क्राइसिस सिचुएशन आ जाए। कहने का मतलब ये है कि जो अल्टीमेट जो ट्रेडिशनल मॉडल था, ये जो हायरिंग मॉडल था वो थोड़ा सा अल्टर हो गया है, और ये जो शिफ्ट है वो हो रहा है आपका प्राइमरी टूवर्ड्स आपका सर्विस सेक्टर की तरफ। हाउएवर दिस ग्रोथ हैज़ बीन ये जो है आपका कंपनीज विथ इनफॉर्मलाइजेशन विद लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी एंड वाइडनिंग गैप विथ बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। टंग थोड़ा मेरा सूख रहा है, थोड़ा वो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है कि ये इनफॉर्मलाइजेशन के साथ हो रही है, ये जो कैजुअलाइजेशन हमने देखा उसके साथ हो रही है, जिसके कारण से ये जो प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, वे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थे वर्कर को, ये नहीं मिल पा रहा है। और साथ में ये जो जॉबलेस ग्रोथ की हमने बात की कि जीडीपी ग्रोथ वर्सेस जो जॉब क्रिएशन है, इसके बीच का जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।